नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चैप्टर पढ़ेंगे आज अपन। चलिए शुरू करते हैं। 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मिनट। चैप्टर का नाम है यहाँ एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल की यहाँ पर हम देखेंगे परिभाषा। इसके अलावा हम मानव भूगोल का यहाँ पर देखेंगे नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, नेचर, स्कोप, डेफिनेशन और इसका इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो परिभाषा की सबसे पहले बात करते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा यहाँ पर मैं लिखता हूँ परिभाषा। एनसीईआरटी में 3 परिभाषाएं दी हुई है। तीनों की परिभाषा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेट जेल की परिभाषा। रेट जेल की परिभाषा, ठीक है। रेट जेल की परिभाषा देखो, ये जो वीडियो है वो बहुत धीरे होने वाला है, आप लोग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। रेट जेल की यहाँ पर एक बुक आती है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, उनकी बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेट जेल जर्मन भूगोलवेता थे। एंथ्रोपोजियोग्राफी का सिंपल मतलब होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। इन्होंने जो परिभाषा दी थी उस परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको इन्होंने क्या परिभाषा दी थी। रेट जेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि यह मानव समाजों और अर्थ सरफेस के बीच संबंधों का एक सिंथेसाइज अध्ययन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मानव भूगोल मानव समाजों मतलब ह्यूमन सोसाइटी, साथ साथ में मैं इंग्लिश भी बोलता जाऊँगा, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस को हम कह देते हैं धरातल। अर्थ सरफेस के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध हैं, उन संबंधों का ये सिंथेसिस स्टडी करता है। संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा थी रेट जेल के द्वारा दी गई, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच रिलेशन का सिंथेसिस स्टडी करता है, ठीक है। सिंथेसाइजिंग स्टडी करता है। यहाँ पर ये बात हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन है आपकी वो है एलन चर्चिल सैम्पल की। ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर है। रेट जेल की ये स्टूडेंट है। इन्होंने भी एक परिभाषा दी कि मानव भूगोल जो है वो अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन के बीच में जो रिलेशन होता है और उससे होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन भी क्या है, परिवर्तनशील है। जो चेंजेस हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहे हैं, और उन्हीं रिलेशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। सिंपल सी बात मैं लिख देता हूँ, मानव भूगोल
अनस्टेबल अर्थ, मानव भूगोल, अनस्टेबल अर्थ। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोग देखिएगा। मानव भूगोल, अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टिंग मैन के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हैं। मानव भूगोल, अनस्टेबल अर्थ, मतलब अर्थ जो है वो अनस्टेबल है, हर एक सेकंड चेंज होती रहती है। अनरेस्टिंग मैन जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अर्थ पर कुछ चेंजेस होते हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसी रिलेशन की स्टडी किस में की जाती है? ह्यूमन जियोग्राफी में की जाती है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसके अलावा एक नाम और है आपके एनसीईआरटी में, ब्लाश का, पॉल विडाल डी ला ब्लाश जिसे हम कहते हैं। ये एक फ्रेंच जियोग्राफर है, पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड है। इन्होंने ये बताया था कि हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, अर्थ पर पाए जाने वाले जो फिज़िकल लॉज हैं पहले उनकी समझ स्थापित करता है, और उन फिज़िकल लॉज को आधार बना करके नेचर में अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन करता है। मतलब वहाँ पर ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन होता है उन लॉज को समझ करके, और उसी की स्टडी हम ह्यूमन जियोग्राफी में करते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पर एक नया आइडिया है ये, एक तरह से हम कहें तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर फिजिकल लॉज एक मिनट, के द्वारा कंट्रोल करने वाले जीवों के जो आपसी संबंध है, उनकी स्टडी की जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले इंसान क्या करेगा, फिजिकल लॉज को समझेगा। ठीक है, जो भी लॉज दिए गए हैं, जैसे आपके बुक में दिए हुए हैं, एरोडायनामिक्स को हमने समझ करके एरोप्लेन बना दिया। ठीक है, इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह को समझ करके हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया। ठीक है, ऐसे हमने फिजिकल लॉज को पहले समझा, फिर हमने ह्यूमन और नेचर का जो इंटरेक्शन है वो देखा, और उसकी वजह से होने वाले चेंजेस जो हैं उसकी स्टडी हम ह्यूमन जियोग्राफी में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दो नाम और हैं, जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में एक नाम आता है H.H. बैरोज़ का, H.H. बैरोज़। इनका नाम ह्यूमन जियोग्राफी में इसीलिए आता है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन को पारिस्थितिकी के साथ जोड़ दिया। यानी कि सिंपल सी बात है, जहाँ पर आप लोगों के सामने ह्यूमन इकोलॉजी टर्म आ जाए, वहाँ पर आपको नाम किसका याद रखना है? H.H. बैरोज़ का याद रखना है। सिंपल सी बात है, ह्यूमन जियोग्राफी ह्यूमन इकोलॉजी है। ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? एक तरह से ह्यूमन इकोलॉजी है। इनके अकॉर्डिंग मीन्स ह्यूमन और उसका जो सराउंडिंग एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसमें मौजूद बायोटिक एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसी इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं
ह्यूमन जियोग्राफी में। तो सिंपल सी बात है, मानव भूगोल क्या है, एक तरह से ह्यूमन इकोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जीन ब्रूंस हो गया, इसके अलावा एल.डी. स्टाम्प हो गया, बहुत सारे नाम आते हैं ऐसे जिनके हम परिभाषाएं हमें पढ़नी होती है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल 3 ये परिभाषाएं दी हुई है। तो फिज़िकल लॉज की बात की गई है, किसने की है, ये बात की है ब्लाश ने। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते, इसको इरेज करते हैं, नोट्स भी तो बनाने हैं अपने को। अगर ऐसे अपन नोट्स ख़राब कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में इनको अपने को रिवाइज भी तो करना है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट की बात आती है। डेवलपमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट, बहुत सी चीज़ें हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, जैसे कि पुराने टाइम में ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से काम हुए थे, मध्यकाल में किस तरीके के काम हुए थे, आधुनिक काल में किस तरीके के काम हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बातें की जाती है डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर कुछ एक नाम आते हैं, जैसे एंशियंट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक नाम आता है थेल्स का। थेल्स ने हालांकि कुछ बड़ा काम नहीं किया, केवल जो उनके आसपास के जो मानव समाज थे उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा एक नाम आता है यहाँ पर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की एक बुक आती है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स करके। ठीक है, उनमें थोड़े बहुत जो ह्यूमन से रिलेटेड कुछ पहलू हैं उन पर उन्होंने अपनी लाइट डाली है। इसके अलावा हेरोडोटस थे। हेरोडोटस वैसे देखा जाए तो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। जब वो घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे वर्ल्ड को, आसपास के एरिया को, तो जो घुमक्कड़ जातियाँ थी और इसके साथ जो एक जगह रहने वाली जो जनजातियाँ थी, उनके जीवन पर उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी भी उन्होंने वहाँ पर की थी। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेबो वगैरह है। स्ट्रेबो को तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम लिख लेते हैं, प्राचीन प्रादेशिक भूगोलवेता, हम ये लिख सकते हैं, प्राचीन प्रादेशिक भूगोलवेता, जिनमें नाम आता है स्ट्रेबो का। इम्पोर्टेंट नाम है ये, आप लोग ध्यान रखना, स्ट्रेबो। ठीक है, मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में अरब ज्योग्राफर जो होते हैं उनका बोलबाला ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके अलावा 1649 के आसपास एक वॉरेनियस नाम के एक ज्योग्राफर आते हैं, उनका बोलबाला रहता है। उन्होंने तो यहाँ पर डिकोटोमी इंट्रोड्यूस किया था, बर्नहार्ड वॉरेनियस। ठीक है, मतलब जो ज्योग्राफी को पढ़ने की अप्रोच जो है वो बदल गई थी उस टाइम पर। यहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफी को डिकोटोमी में डिवाइड कर दिया था। सिंपल सी बात है, द्वैतवाद, द्वैतवाद को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द्वैतवाद को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इंट्रोड्यूस किया किसने, वॉरेनियस ने। और द्वैतवाद को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था द्वैतवाद कि मतलब ज्योग्राफी को कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ज्योग्राफी को एक तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी सिस्टमेटिक वे में पढ़ी जा सकती है और उसे एक रीजनल अप्रोच के थ्रू पढ़ा जा सकता है। मतलब ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक और रीजनल, इन दो ज्योग्राफी में कोई पढ़ने के तरीके में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। इसके बाद में जैसे डिकोटोमी यानी कि द्वैतवाद की तो जैसे बाढ़ ही आ गई, वहीं से फिर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अलग हो गए। इसके अलावा वहीं पर गुणात्मक और संख्यात्मक जो ज्योग्राफी है उसका विकास हुआ। ऐसे बहुत सारी ज्योग्राफी का विकास हुआ वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक अप्रोच और यूज़ की गई जिसे एक तो कहा जाता है नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक, ये भी डिकोटोमी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस की गई, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नोमोथेटिक हो गई, इसके अलावा ईडियोग्राफिक हो गई। आप लोग केवल सिंपल सी इनका मतलब ध्यान रखना कि नोमोथेटिक क्या होता है
और ईडियोग्राफिक क्या होता है? नोमोथेटिक का मतलब होता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब कुछ ज्योग्राफर्स का लेट 20s तक आते आते, मतलब मिड 20 से बाद में आते आते, जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर आते आते कुछ ज्योग्राफर्स ने ये कह दिया था कि ये ज्योग्राफी जो है वो साइंस है, आप इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो आप इसमें क्या बनाइए, लॉ बनाइए, इसमें जो मात्रात्मक विधियां हैं, मात्रात्मक विधियों का आप इसमें उपयोग करिए। ठीक है। और वहीं फिर एक आइडिया और था ईडियोग्राफी, उसमें ये कहा गया कि ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग अप्रोच से नहीं पढ़ा जा सकता, ज्योग्राफी को वर्णनात्मक अप्रोच से पढ़ा जा सकता है, मतलब ज्योग्राफी जो है वो एक वर्णनात्मक सब्जेक्ट है। इस तरीके से डिकोटोमी आई, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो इस डिकोटोमी का कोई मतलब नहीं निकलता है। हालांकि सिस्टमेटिक, मैं बताता हूँ सिस्टमेटिक क्या होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच में किसी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर को उठाया जाता है और उसे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर को पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है, उसे तो हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। और रीजनल अप्रोच में पूरे वर्ल्ड को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया जाता है और उन रीजन्स को पर्टिकुलरली एक एक रीजन्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, एक रीजन, जैसे मान लो ये एक रीजन हमने ले लिया, अब इस एक रीजन के अंदर जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना रीजनल अप्रोच के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये बात आती है यहाँ पर। बहुत सारे नाम आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आधुनिक भूगोलवेताओं में हमबोल्ट होते हैं, रीटर होते हैं, ऑस्कर पेस्चल, रिस्थोपेन, रेडजेल वगैरह नाम आते हैं। फ्रांस में भी इस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का अच्छा खासा विकास होता है 19वीं से 20वीं सदी में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 19वीं व 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में अच्छा खासा फ्रांस में विकास होता है, जिनमें मेन नाम आते हैं, जैसे ब्लाश हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी पर इन्होंने बहुत काम किया है। इसके अलावा जीन ब्रूनश हो गए, इन्होंने ज्योग्राफी पर बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा लूशियन फेब्रे ने तो यहाँ तक पॉसिबिलिज्म टर्म ही दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा डिमांजिया हो गए, डी मार्तोनी हो गए, इससे बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने आधुनिक काल में फ्रांस में ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा काम किया। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था कि सारे सेंटर में इंसान को रख दिया था। यहाँ तक कि इनका ये कहना था कि नेचर के पास पावर नहीं है, नेचर इंसान को चॉइस देती है और इंसान उस चॉइस को यूज़ करता है और अपना विकास करता है। ठीक है, इसके अलावा मानव भूगोल में अमेरिका से सैंपल काम करती है, हंटिंगटन काम करते हैं, कल्चर और क्लाइमेट और ह्यूमन के बारे में ये देखते हैं, ईसा बोमेन हो गया, कार्ल सौर हो गया, ग्रिफिथ टेलर हो गया, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, यहाँ पर मानव भूगोल की कुछ एक अवस्थाएं दी गई है कि मानव भूगोल का विकास जो है वो कौन कौन सी अवस्थाओं में हुआ। आपने देखा होगा, आपके पास ऐसे ज्योग्राफी में टेबल बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है इस तरह से, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। टेबल बनी हुई है जिसमें 5 से 6 विकास के चरण दिए गए हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर पहले तो लिखा हुआ है अवस्थाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोच, और यहाँ पर उनके वृहद लक्षण, डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए। एक तो यहाँ पर है स्टेज, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या फिर अप्रोच मैं कह सकता हूँ। अप्रोच मतलब कौन सा उपागम कौन से टाइम में। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विवरण कि इस टाइम पर क्या हुआ था। फर्स्ट स्टेज जो थी वो अर्ली कॉलोनियल पीरियड हम कह सकते हैं, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। सिंपल सी बात है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हुआ था एंड डिस्क्रिप्शन हुआ था। यूरोप से लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे थे।
वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे थे। एक्सप्लोरेशन एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण किया गया है। यहाँ पर किस तरीके से यूरोप से लोग निकले पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने कि हाँ भाई जा कर के देख के आओ कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या है और उनका विवरण लेके आओ ताकि हम जा कर के उन पर राज कर सके। तभी तो यहाँ पर अंग्रेज़ वगैरह, फ्रांसीस वगैरह, डच वगैरह लोग आए थे। उनका बस एक ही काम था कि किसी जगह पर जाना, स्थान पर जाना, ठीक है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसकी जानकारी इकट्ठा करना और उसे वर्णित करना और उस जानकारी का वर्णन करना। ठीक है, बस यहाँ पर यही काम होता था इस पीरियड में। दूसरे पीरियड की मैं बात करूँ, दूसरा जो पीरियड है वो है कॉलोनियल पीरियड के बाद में। ठीक है, जिसे हम उत्तर उपनिवेशवाद कह देते हैं। ठीक है, जिसे हम ये कह देते हैं उत्तर उपनिवेशवाद। इसमें जो मेन फोकस था वो फोकस था प्रादेशिक विश्लेषण, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस की हम यहाँ पर बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इस टाइम पर रीजनल एनालिसिस मतलब अगर किसी प्रदेश को पूरा जानना है, जैसे मान लो ये प्रदेश है पूरा एक, अगर आपको इस प्रदेश को पूरा जानना है तो इसके छोटे छोटे पार्ट, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं, पहले इस एक छोटे पार्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर इस एक छोटे पार्ट के बारे में, ऐसे करके सभी छोटे छोटे जो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और इन सभी जानकारियों को एक साथ ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे प्रदेश की विशेषता क्या है। सिंपल सी बात है, विश्व को जानने के लिए इस दौरान प्रदेशों का अध्ययन किया गया तथा सभी प्रदेशों का अध्ययन जब कर लेते हैं तो विश्व का अध्ययन कर लिया जाता है। इस तरह की अप्रोच यूज की गई। मतलब अगर वर्ल्ड को जानना है ना आपको, तो वर्ल्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर इन सब ने डिवाइड किया और फिर इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी इकट्ठा करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, किस किस तरह की विशेषताएं हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं। इसी तरह साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर इन सबको एक साथ ला करके और ये कहेंगे कि हाँ अब हमने क्या कर लिया, पूरे विश्व को जान लिया है। मतलब पहले विश्व को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करेंगे और उन रीजन को एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और उससे ऐसा रहेगा कि हाँ अब हमने पूरे वर्ल्ड को जान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। इसके बाद में जो स्टेज आती है उस स्टेज को कहते हैं अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930s का जो डिकेड है, अंतर
युद्ध अवधि के बीच, इंटरवॉर पीरियड था ये 1930 वाला, 1930 का दशक, ये वाला स्टेज था। और इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर जो अप्रोच यूज़ की गई वो एरियल डिफरेंशिएशन की अप्रोच यूज़ की गई। एरियल डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कहूँ तो एरियल डिफरेंशिएशन इनकी क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन किया गया, क्षेत्रीय विभेदन की अप्रोच अपनाई गई। क्षेत्रीय विभेदन के बारे में पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। इस अप्रोच का यूज़ जो किया गया वो हार्टशॉन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रिचर्ड हार्टशॉन के द्वारा इसका उपयोग किया गया। यानी कि हर एक रीजन जो है उसमें अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लो ये एक रीजन है, इसकी अलग अद्वितीय विशेषता होगी जो दूसरे रीजन में नहीं होगी, इसकी विशेषता अलग होगी, इसकी विशेषता अलग होगी और इसकी विशेषता अलग होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से किस प्रकार अलग है, एक प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से किस प्रकार अलग है और क्यों अलग है, ये समझने के लिए, और किसी प्रदेश की जो आइडेंटिटी है वो किस बेस पर है कि भाई साहब अगर ये जो रीज़न है ये क्यों जाना जाता है। हो सकता है ये औद्योगिक रीज़न के रूप में जाना जाए, हो सकता है ये शहरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाए, हो सकता है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना जाए, हो सकता है ये आईटी सेक्टर में जाना जाए। ठीक है, तो इस तरह से रीजन्स को डिवाइड किया और ये रीज़न जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस रीज़न की अपनी एक अद्वितीय विशेषता होगी जो किसी भी रीज़न में ना होगी, इस रीजन की अपनी एक अद्वितीय विशेषता होगी जो किसी भी रीजन में ना होगी। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस तरह से भिन्न है और क्यों भिन्न है, ये हमें समझने के लिए इस तरह की आइडेंटिटी को हमें जानने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि एक रीजन की आइडेंटिटी क्या है दूसरे रीजन से जो उसे अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1950s के बाद का टाइम की बात करते हैं। 1950s के जो डिकेड था, दशक था, उसके अंत से लेकर के 1960 के अंत तक की बात हम करते हैं। यहाँ पर ये जो हम देखेंगे इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव अप्रोच का बहुत ज़्यादा यूज किया गया। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब मात्रात्मकता की यहाँ पर बात की गई है और इस अप्रोच को हमने कहा स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर जो स्थान था उसको ऑर्गेनाइज किया गया तरीके से, इस मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। यहाँ पर सांख्यिकी जो थी, सांख्यिकी मेरे को लिखना नहीं आता हिंदी में, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स लिखता हूँ। यहाँ पर सांख्यिकी का यूज़ किया गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पर, न्यूमेरिकल मेथड्स यहाँ पर अपनाए गए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ की गई वो क्वांटिटेटिव अप्रोच यहाँ पर यूज़ की गई, क्वांटिटेटिव अप्रोच यहाँ पर यूज़ की गई। गणितीय संक्रियाएँ की गई, यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया गया, सांख्यिकीय मेथड्स का यूज़ किया, कई तरह के यहाँ पर मैप बनाए गए, क्वांटिटेटिव मैप बनाए गए जिसमें ह्यूमन जो फेनोमेनज हैं उनका एनालिसिस कुछ एक नियमों के थ्रू किया गया। और यही वो फेज़ था जब ज्योग्राफी में ईडियोग्राफी की जगह नोमोथेटिक अप्रोच का यूज़ किया गया। कौन सी अप्रोच का यूज़ किया गया? नोमोथेटिक अप्रोच का यूज़ किया गया।
और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मैप के रूप में दिखाया गया कि ये ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी, ये ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो सिंपल सी बात है कि ज्योग्राफी को एक साइंस के रूप में पढ़ना, जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो, लॉज बनाए जाए उसमें। लेकिन आपको भी पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन जो होता है उसकी हालांकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कुछ एक फार्मूलाज में बंद करके रह जाती है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी को आप पूरी की पूरी ज्योग्राफी को आप अगर स्टैटिस्टिक्स में बांटोगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ की गई वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद में आता है 1970s का जो डिकेड है, 1970s का जो दशक है, यहाँ पर 3 तरह की अप्रोचेज़ यूज़ की गई। आपने भी पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानववादी उपागम, इसके अलावा रेडिकलाइजेशन, इसके अलावा बिहेवियरलिज्म। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 तरह की अप्रोचेज़ यूज़ की गई। जैसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को हम कहते हैं मानवतावादी अप्रोच, यहाँ पर यूज़ की गई। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन हम कह सकते हैं आमूलवादी। इसके अलावा बिहेवियरल हम कह सकते हैं व्यवहारवादी विचारधाराओं का यहाँ पर उदय हुआ। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब इससे पहले वाला जो फेज़ था, जो भी हमने यहाँ पर देखा था, ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वाला, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर्स थे उनमें एक असंतुष्टि सी पैदा हो गई। क्यों भाई, मानव भूगोल है और आप मानव की चीज़ों को ही अगर मापने लगे, मेज़रमेंट करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी के चलते 1970s के डिकेड में यहाँ पर 3 तरह की विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसकी वजह से इन विचारधाराओं की वजह से ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो सोशल और पॉलिटिकल यथार्थ में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं मानवतावादी भूगोल की बात करूँ तो मानवतावादी भूगोल में मानव को सेंटर में रखा गया और यहाँ पर बात की गई वेलफेयर की। किसकी बात की गई? वेलफेयर की बात की गई भाई साहब। वेलफेयर अप्रोच को यहाँ पर यूज़ किया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के वेलफेयर के बारे में स्टडी करना चाहिए। वेलफेयर का मतलब उसके आवास की व्यवस्था कैसी है, कहाँ पर वो रह रहा है, अच्छे आवासीय कंडीशन में वो रह रहा है नहीं रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके स्वास्थ्य कंडीशन देखी जाए, वो अच्छा पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है, उसको सही से भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको एजुकेशन अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस तरीके का जो अध्ययन है वो किया जाना चाहिए। और यहाँ पर इस अप्रोच को कहा गया मानवतावादी भूगोल। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात की गई, सामाजिक कल्याण की बात की गई। किसकी बात की गई? सामाजिक कल्याण की यहाँ पर बात की गई। और सामाजिक कल्याण में कौन कौन सी चीज़ें? आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई। इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने अध्ययन करने पर जोर दिया। दूसरी बात आती है आमूलवादी। इसे हम कहते हैं रेडिकल अप्रोच, रेडिकलाइजेशन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ये रेडिकलाइजेशन जो अप्रोच थी वो मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित थी। मतलब इस विचारधारा में मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको आधार बनाया गया, मार्क्सवाद को यहाँ पर आधार बनाया गया। और मार्क्सवाद क्या कहता है भाई कि संसार में गरीबी का जो कारण है उसकी व्याख्या करना ज़रूरी है। गरीबी का जो कारण है उसकी व्याख्या करना ज़रूरी है। और उस टाइम पर गरीबी का जो मेन कारण मार्क्सवाद की वजह से उत्पन्न हुआ था वो था पूंजीवाद। मतलब सिंपल सी बात है, आप जो समाज में
इनइक्वालिटीज़ देख रहे हो, गरीबी जो देख रहे हो, लोगों की संसाधनों तक पहुंच जो नहीं हो रही है, वो किसकी वजह से नहीं हो रही है? वो इस पूंजीवाद की वजह से हो रही है। मतलब इस अप्रोच में उन्होंने जो कैपिटलिज्म था उसका विरोध किया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर काम किया गया। यहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, अभी थोड़ा सा बस 2-3 मिनट में बंद हो जाएगा ये। तीसरी है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अप्रोच में यहाँ पर ह्यूमन के डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ ह्यूमन की जो कास्ट है, ह्यूमन की जो रेस है, रिलीजन है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर की गई। ह्यूमन साइकोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया गया ज्योग्राफी में, कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से एक जाति में बंधा रहता है, किस तरह से एक प्रजाति में बंधा रहता है, किस तरह से एक धर्म में बंधा रहता है, एंड ज्योग्राफी किस तरीके से एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हुए भी हर एक इंसान का विचार अलग क्यों होता है, इसके बारे में स्टडी की जाती है इस व्यवहारवादी भूगोल के अंदर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप की बात करेंगे यहाँ पर, ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र क्या है? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। कार्य क्षेत्र, मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव जीवन और उसकी गतिविधियों को स्थान तथा पर्यावरण से जोड़कर अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, मानव का जो जीवन है वो मानव जीवन और उस मानव जीवन में की गई गतिविधियाँ किस स्थान पर की जा रही है और किस तरह के पर्यावरण में की जा रही है, इन सब को आपस में जोड़कर जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यह जानने का प्रयास करता है कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, जलवायु से प्रभावित होता है और स्वयं पर्यावरण को किस हद तक बदल देता है, ये भी मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसमें मानव जीवन के लगभग सभी पक्ष शामिल होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, या फिर वो राजनीतिक हो। किसी भी तरह का कोई भी पक्ष हो, वो किस तरह से ज्योग्राफी उससे प्रभावित होती है और उस पक्ष से किस तरह से ज्योग्राफी प्रभावित होती है और उस ज्योग्राफी से किस प्रकार ये पक्ष प्रभावित होते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यही है मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मानव और पर्यावरण का जो संबंध है उसमें किस तरह का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का सबसे प्रमुख जो कार्य क्षेत्र है वो यही है, मानव किस पर्यावरण में रहता है और उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनको समझना ही इसका मुख्य कार्य क्षेत्र होता है। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो मानव पूरी तरीके से प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर था, हमने देखा है। लेकिन आज जब उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है तो उनकी वजह से वह पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम हो गया है। फिर भी आज भी जब हम देखें तो बहुत सारे एनवायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, ये सारे के सारे मिलकर के ह्यूमन लाइफ पर अपना बहुत डीप इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये कार्य क्षेत्र जो है वो इस डीप इम्पैक्ट को समझना भी ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल को। जनसंख्या भूगोल में हम बात करें तो मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जनसंख्या का अध्ययन है। जनसंख्या के बारे में स्टडी करना मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें हम जनसंख्या की संख्या मतलब कितने लोग हैं, कितनी ग्रोथ रेट है, डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्थ कितने हुए हैं, फर्टिलिटी रेट क्या है, माइग्रेशन क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, इन सब का एनालिसिस किया जाता है।
और इससे हमें ये पता चलता है कि किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और आने वाले टाइम में वहाँ डेवलपमेंट की कौन कौन सी संभावनाएं किस किस तरीके से हो सकती है। ये सब भी हम जनसंख्या भूगोल एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में पढ़ना भी मानव भूगोल का कार्य है। आर्थिक भूगोल मतलब आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ना मानव भूगोल का कार्य है। मानव जो है वो आर्थिक गतिविधियां करता है और यही आर्थिक गतिविधियां इसके जीवन का आधार होती है। और मानव भूगोल इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है जो मानव जीवन का आधार होती है, जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, खनन हो गया, वाणिज्य हो गया, परिवहन हो गया, सेवाएं होगी, इन सब के बारे में स्टडी करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यों? ये सभी क्रियाएं मानव जीवन को सपोर्ट करती हैं। किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर उसके नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन जो लेबर पावर होती है उस पर डिपेंड करता है कि भाई साहब उस नेचर में रिसोर्सेज कितने हैं और उस रीजन में लेबर कितनी है, ह्यूमन पावर कितना है, जो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ये ह्यूमन पावर किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है और किस तरीके से अपना जीवन आसान बनाता है, इन सब की स्टडी भी मानव भूगोल में की जाती है। सांस्कृतिक भूगोल भी मानव भूगोल का ही एक हिस्सा है। मानव की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो भी भौगोलिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। किस तरह इसकी भाषाएं होती हैं, धर्म, कला, परंपराएं और रीति रिवाज मानव भूगोल के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति से ये सारी जो रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो प्रभावित होती है और इन सांस्कृतिक विशेषताओं की वजह से प्रकृति भी प्रभावित होती है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियां अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है, जैसे कि हिंदू संस्कृति मंदिरों का निर्माण करेगी, मुस्लिम संस्कृति मस्जिदों का निर्माण करेगी, क्रिश्चियन संस्कृति चर्च का निर्माण करेगी, या इसी तरह के वहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए जाएंगे। तो मानव भूगोल में इन सब की स्टडी भी की जाती है। मानव भूगोल में नगरीय और ग्रामीण भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है कि मानव की जो बसावट है वो किस तरीके की है, ग्रामीण है या शहरी है, इसका अध्ययन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबको पता है कृषि प्रधान जीवन शैली पाई जाती है, जबकि शहरों की ओर अगर हम आते हैं तो वहाँ पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की प्रधानता ज़्यादा होती है। मानव भूगोल जो है वो इन्हीं दोनों बसावटों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ता है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ता है, उनके विकास कैसे होते हैं और इन क्षेत्रों में समस्याएं कौन कौन सी होती है, इन सब का अध्ययन भी किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा राजनीति से संबंध भी रखता है मानव भूगोल। राजनीतिक शक्तियों का भौगोलिक अध्ययन भी मानव भूगोल का ही हिस्सा है। इसमें राष्ट्रों की सीमाएं, भू राजनीति, युद्ध, क्षेत्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है राजनीतिक भूगोल के तौर पर। इसके अलावा पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं और संसाधन जो प्रबंधन है, रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी ह्यूमन ज्योग्राफी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी का कार्य ये भी है कि वो ये देखे कि पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। मानव द्वारा अत्यधिक संसाधन दोहन और औद्योगिकरण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई। और मानव भूगोल क्या करता है, इन सभी समस्याओं जैसे कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, इन सभी समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके समाधान और संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाता है। तो ये भी मानव भूगोल का एक कार्य है। इसके अलावा मानव भूगोल का कार्य है कि वो पर्यटन और सेवा क्षेत्र का भी अध्ययन करे। आज जब हम बात करते हैं तो पर्यटन, संचार, परिवहन और सूचना जो प्रौद्योगिकी जैसी सेवाएं हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास इन सभी आवश्यक चीज़ों की कमी होती है, पर्यटन, संचार, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की कमी होती है, उस देश का आर्थिक विकास पिछड़ा हुआ रह जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर लेना पड़ेगा साथ में। और मानव भूगोल जो है वो इन सब की स्टडी करता है, वो भी भौगोलिक वितरण और उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कि भाई साहब पर्यटन का भौगोलिक वितरण क्या है, पर्यटन का प्रभाव क्या होता है,
परिवहन का वितरण क्या है, परिवहन का प्रभाव क्या है, सब चीज़ें पढ़ी जाती है मानव भूगोल में। तो ये मानव भूगोल का जो है वो कार्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। यह केवल मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों तक ही सीमित नहीं है कि किस प्रकार से ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन हैं, जबकि ये सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके हर एक पहलू का अध्ययन करता है। मानव भूगोल यह समझने में भी हेल्प करता है कि अर्थ पर लाइफ किस तरह से डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से विविध और जटिल है, एंड डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें किस तरीके से अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए। ये सभी मानव भूगोल के क्या है, कार्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में भी कुछ एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है मानव भूगोल के क्षेत्र, एक तरफ ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, एक तरफ लिखा हुआ है उसके उप क्षेत्र, सब फील्ड्स लिखे हुए हैं, और एक तरफ लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से उनका अंतरापृष्ठ, मतलब वो किस तरीके से रिलेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है सोशल ज्योग्राफी, यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी की वो टेबल यहाँ पर उठा करके लेके आते हैं। ये देखिए, यहाँ ये एक टेबल दी हुई है जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में और उसके सिस्टर डिसिप्लिन के बारे में दिया हुआ है। चलिए इनको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी के जो सब फील्ड्स हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि सोशल ज्योग्राफी में आप बिहेवियरल ज्योग्राफी को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी को आप इसमें इंक्लूड करेंगे जिनसे पैसा तो नहीं आता है, लेकिन सोसाइटी उनसे ज़रूर इम्पैक्टफुल होती है, सोसाइटी ज़रूर उससे प्रभावित होती है। ये जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है, आप लोगों ने बुक देखी होगी एनसीईआरटी की, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये टेबल दी हुई है वहाँ पर। तो सोशल ज्योग्राफी के यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो सीधे सीधे समाज को प्रभावित करती है। सोशल ज्योग्राफी को सिंपली हम सोशल साइंस में इंक्लूड करते हैं और सोशियोलॉजी के तौर पर हम इसे पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी के पार्ट हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, इसे हम कहते हैं आराम का भूगोल। क्या कहते हैं? आराम का भूगोल। कुछ लोग होते हैं ना सोसाइटी में आराम ही करते रहते हैं, उनका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे जब उनको देखते हैं तो क्या उनके दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ता है। कल्चरल ज्योग्राफी सोशल ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। जेंडर जियोग्राफी जो सोशल ज्योग्राफी का पार्ट होता है, सब फील्ड होता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी सोशल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुई है। पहले ज़माने में प्रिमिटिव सोसाइटी थी और आज की सोसाइटी एडवांस हो गई है। तो हिस्टोरिकल जो फेनोमेना था, किस तरह से पुराने टाइम से लेकर के आज तक किस तरीके से परिवर्तन होता है, वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम सोशल ज्योग्राफी में इंक्लूड कर सकते हैं। मेडिकल ज्योग्राफी को भी सोसाइटी सोशल ज्योग्राफी में शामिल किया जाता है। ये जो आप लोग सब फील्ड्स देख रहे हैं, इनके सोशल साइंस के डिसिप्लिन है कई, उनके साथ इंटरफेस है। यहाँ पर लिखा हुआ इंटरफेस विथ सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स हैं जिनके साथ इन फील्ड्स का इंटरफेस लगा हुआ है। जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी की जहाँ पर हम बात करते हैं,
तो बिहेवियरल ज्योग्राफी में सिंपल सी बात है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में देखा जाता है कि ज्योग्राफी ह्यूमन के बिहेवियर को किस तरीके से प्रभावित करती है। और बिहेवियर के बारे में किस में पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और जब सोशल वेलबींग की बात आती है, वेलबींग किससे इम्प्रूव होता है भाई साहब, आवास होना चाहिए आपके पास, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा आपके पास स्वास्थ्य होना चाहिए और आपके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। और ये चीज़ें किससे पॉसिबल है, अगर आपके पास पैसा है तो ये जो ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वो कौन सी सोशल साइंस के साथ जुड़ी हुई है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई है। ज्योग्राफी ऑफ लीजर जो है, आराम का जो भूगोल है, वो सोशोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मानव के बारे में स्टडी किया जाता है और मानव ही किसका निर्माण करता है, कल्चर का निर्माण करता है। तो कल्चरल ज्योग्राफी किसका पार्ट है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी का पार्ट हम कह सकते हैं। जेंडर ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडी, ये जेंडर ज्योग्राफी की स्टडी के पार्ट हैं। हिस्ट्री का पार्ट है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी के सोसाइटिकल जो ज्योग्राफिकल सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है। एपिडेमोलॉजी, मेडिकल ज्योग्राफी इसमें देखी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही सोशल ज्योग्राफी के पार्ट हैं, आप लोग ध्यान रखना। अर्बन ज्योग्राफी है जिसमें अर्बन स्टडीज़ एंड अर्बन प्लानिंग पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। मिलिट्री कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से प्रभावित होती है, ऑब्वियस सी बात है, कई बार मिलिट्री भी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर देती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का हम पार्ट कह सकते हैं। सेफोलॉजी, यहाँ पर एक नाम आता है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब होता है वोटिंग का अध्ययन, वोटिंग का अध्ययन, वोटिंग का जो अध्ययन किया जाता है वो सेफोलॉजी में किया जाता है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी मतलब इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, ज्योग्राफी किस तरीके से इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं, इलेक्शन में कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख लो चाहे फिजिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख लो, वो किस तरीके से इलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो पढ़ा जाता है इलेक्टोरल ज्योग्राफी। यानी कि सेफोलॉजी सिंपल सी बात है इलेक्टोरल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। मिलिट्री ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस का ही एक पार्ट है। मिलिट्री ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस का ही पार्ट है। जब हम मिलिट्री साइंस को पढ़ते हैं तो उसमें मिलिट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है कि पहाड़ों पर मिलिट्री कैसा बिहेव करती है, किस तरीके से जो हिंडर्स हैं, जो अवरोध आते हैं उनको पार करना चाहिए। टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में इनको पढ़ाया जाता है। स्लोप क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ाया जाता है। हैशूर लाइंस क्या होती है, आइसो लाइंस क्या होती है, सारी चीज़ें मिलिट्री ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा जाता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल एंड अर्बन प्लानिंग में सेटलमेंट ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ध्यान रखना ऐसे सारे सब फील्ड्स आएंगे जो कहीं ना कहीं पैसा जनरेट करने के काम आते हैं। जैसे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पैसा की बात हो रही है भाई साहब यहाँ पर, तो जब रिसोर्सेज की स्टडी हम करते हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम देखते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर हम देखते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग हम देखते हैं। मार्केटिंग की ज्योग्राफी भी होती है, ध्यान रखना, इसमें बिजनेस स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक्स डेटा को पढ़ा जाता है, मार्केट को पढ़ा जाता है कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, किस तरह से ज्योग्राफी इसको अफेक्ट कर रही है। कॉमर्स के बारे में पढ़ा जाता है, ट्रेड ट्रेवल के बारे में पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म के बारे में पढ़ा जाता है कि टूरिज़्म किस तरीके से ज्योग्राफी प्रभावित करती है। ट्रैवल मैनेजमेंट, किस तरीके से कोई इंसान किसी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी में कि जाता है तो किस तरीके से अपना ट्रैवल मैनेजमेंट करता है, किस तरीके का साधन यूज़ करता है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में स्टडी की जाती है। तो ये था आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आते हैं, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद, एक तो ये कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर संभववाद, ये एक कॉन्सेप्ट आता है।
और एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। आप इन नोट्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको एज ए नोट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखो, पर्यावरण निश्चयवाद या सिंपली हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है रेटजेल, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है सैंपल, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है हंटिंगटन। इन तीनों का जो नाम है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में बढ़ चढ़ करके देखा जाता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को कंट्रोल करती है। और संभववाद में जो नाम गिना जाता है वो गिना जाता है ब्लाश का, इसके अलावा लूशियन फेब्रे का यहाँ पर नाम आता है, फ्रांसीसी ज्योग्राफर है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम आता है जीन ब्रूंच का, ठीक है। इसके अलावा डिमांजिया यहाँ पर एक नाम आता है। ये संभववाद से संबंधित ज्योग्राफर्स हैं। नवनिश्चयवाद केवल एक यहाँ पर नाम आता है, आप सब लोगों को पता है कौन है। यहाँ पर एक ज्योग्राफर है जिसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर यहाँ पर, ग्रिफिथ टेलर यहाँ पर, एक मिनट फिर से लिखता हूँ मैं, ग्रिफिथ टेलर, ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये सिंपल से नाम थे, ये पूछे जाते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद से कौन सा संबंधित नहीं है, संभववाद से कौन सा संबंधित नहीं है, नव निश्चयवाद से कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण निश्चयवाद की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण निश्चयवाद की। ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा, और आप जब मेरी बात सुनोगे ना, वहीं पर आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो उस समय पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय मानव प्लस जो प्रकृति है, उनका आपस में जो अंतर संबंध जो है, इंटरेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो पाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे, कि भाई मानव तो प्रकृति की सारी बात मानता था तो इंटरेक्शन अच्छा था। नहीं, ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी, ह्यूमन और नेचर इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी जितनी कम होगी तो ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन उतना ही कम होगा। और हमें पता है प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता था किस पर? प्रकृति पर। ह्यूमन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता था किस पर? प्रकृति पर। और प्रकृति जो थी वो एक तरह से डिक्टेटर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। डिक्टेटर को हिंदी में देखो, तानाशाह है। तानाशाह, प्रकृति एक तरह से तानाशाही हुआ करती थी। मतलब प्रकृति जो है वो मानव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। प्रकृति एज ए डिक्टेटर बिहेव करती थी। यहाँ पर मानव जो है वो प्रकृति का दास हुआ करता था। मानव प्रकृति का यहाँ पर क्या हुआ करता था? दास हुआ करता था। और इस तरह की जो कंडीशन थी वो टेक्नोलॉजी के अभाव में थी। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनना इन चीज़ों। टेक्नोलॉजी के अभाव में ह्यूमन और नेचर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। ह्यूमन पूरी तरीके से निर्भर किस पर था? प्रकृति पर था। और प्रकृति एज ए डिक्टेटर बिहेव करती थी ह्यूमन के साथ। और इस तरह की जो कंडीशन हुआ करती थी उस कंडीशन को नाम दिया गया यहाँ पर पर्यावरणीय निश्चयवाद।
ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोगों को जान लेनी है। यानी कि जब से ह्यूमन अर्थ पर आया है तब से वह डायरेक्टली फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करता आया है, लेकिन शुरुआत में अगर हम देखें तो वो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। उनका जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। क्यों? वहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी समाज की प्रौद्योगिकी विकास जो है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल बताता है। अगर किसी सोसाइटी में, ध्यान से सुन लेना, अगर किसी सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हाई है तो ये माना जाता है कि उस सोसाइटी का जो कल्चरल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो भी क्या होगा, हाई होगा। और जिस सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लो होगा वो सोसाइटी कल्चरली क्या मानी जाएगी, लो मानी जाएगी। उसका सांस्कृतिक विकास उतना ही कम हो पाएगा। वो डायरेक्टली किस पर निर्भर होगी, प्रकृति पर निर्भर होगी। तो ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हाई है तो कल्चरल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो भी क्या होगा, हाई होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लो है तो कल्चरल डेवलपमेंट का जो लेवल होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। सिंपल सी बात है, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर जो फिज़िकल एनवायरनमेंट का जो इम्पेक्ट था वो कम हो जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है नेचर का इम्पेक्ट ह्यूमन पर कम हो जाता है और ह्यूमन नेचर को मॉडिफाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो इंसान है उसका जो इम्पेक्ट है वो नेचर पर बढ़ने लगता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें तो वो अभी मैंने बता ही दिया था। तो प्रारंभिक काल में ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था और इस तरह की परिस्थिति को क्या कहा गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद की परिस्थिति कहा गया। अब यहाँ पर दूसरी परिस्थिति आती है संभववाद की। दूसरी परिस्थिति आती है संभववाद की। आप मेरी आवाज़ को सुन लोगे ना और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। बाकी अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसे हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन कहलाती है ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का मानवीकीकरण यहाँ पर कर दिया जाता है। प्रकृति का मानवीकीकरण, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकृति का मानवीकीकरण अगर होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संभववाद। और जो पहले वाली जो कंडीशन थी यहाँ पर जो मानव था उसका प्रकृतिकरण किया गया था, मतलब प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को ढाल लेता था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति के रंग में रंगा हुआ था, उसका नेचुरलाइजेशन हो रखा था। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव का प्राकृतिकरण किस तरह की कॉन्सेप्ट को किस तरह का कॉन्सेप्ट देता है, पर्यावरण निश्चयवाद। और मानव का प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, संभववाद कहलाता है। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि इससे संबंधित जो ज्योग्राफर्स हैं जिनमें पॉल विडाल डी लाब्लास आते हैं, लूशियन फेब्रे आते हैं, जीन ब्रून्स आते हैं। इसमें क्या है, पुराने टाइम में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती थी तो इंसान डर जाता था, लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया और इंसान ने क्या किया, फिजिकल लॉज जो थे, प्राकृतिक जो नियम थे उनको समझना शुरू किया। तो यहाँ पर प्राकृतिक नियमों को समझा उसने और प्राकृतिक नियमों को समझ करके उसने क्या किया, तकनीकी विकास यहाँ पर किया। और जब तकनीकी विकास करता है इंसान
तो इस तकनीकी विकास की वजह से उसने प्रकृति को बदलना शुरू कर दिया। प्रकृति को बदलना यहाँ उसने शुरू कर दिया। ठीक है, प्रकृति को यहाँ पर उसने बदलना शुरू कर दिया और उसने अपने आप को क्या बना लिया? पावरफुल बना लिया। तो सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, संभववाद के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है यहाँ पर? ह्यूमन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पावरफुल कौन है? ह्यूमन है। यानी कि ह्यूमन ये कहता है कि यहाँ पर नेसेसिटीज़ नहीं है, देयर इज़ नो नेसेसिटीज़, एवरीवेयर चॉइसेस। मतलब प्रकृति ने हमें चॉइसेस दी हैं। चॉइसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं यहीं लिख देता हूँ। प्रकृति ने हमें चॉइसेस दी हैं। मतलब प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम डिसाइड करेंगे। मनुष्य तय करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी। सिंपल सी बात है यहाँ पर, देयर इज नो नेसेसिटीज। स्पेलिंग गलत हो सकती है। देयर इज नो नेसेसिटीज, एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटीज। एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटीज। समझ गए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रकृति द्वारा बताए गए काम ही हम करें। हर जगह क्या है? पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ यहाँ पर संभव है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया? संभववाद नाम दिया गया। सिंपल सी बात है, संभववाद का मतलब ह्यूमन पावरफुल होगा। और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में पावरफुल किसे बताया गया है? नेचर को पावरफुल वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इसी के चलते मनुष्य ने, पॉसिबिलिज्म के चलते मनुष्य ने प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण किया। तब यहाँ पर एक तीसरा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, ध्यान से समझ लेना, नवनिश्चयवाद। ठीक है, ये क्लासें होंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लासें होंगी। बाद में इन्हीं पीडीएफ्स को हम एज अ रिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, नवनिश्चयवाद या जिसे हम कह देते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। या इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इससे संबंधित कौन था? ग्रिफिथ टेलर इससे संबंधित थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नवनिश्चयवाद किससे, ग्रिफिथ टेलर किससे संबंधित है? नवनिश्चयवाद। इन्होंने बताया कि ना ही तो यहाँ पर पूरी तरीके से पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवस्था है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर पूरी तरीके से संभववाद की अवस्था है। यहाँ पर उन्होंने एक मध्यम मार्ग सुझाया। उन्होंने क्या सुझाया? मध्यम मार्ग। और उस मध्यम मार्ग का क्या नाम था? नियो डिटर्मिनिज्म। ओके, ये मध्यम मार्ग सुझाया कि पूरी तरीके से मानव जो है वो प्रकृति का दास भी नहीं है
और पूरी तरीके से प्रकृति पर मानव विजय भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो मानव क्या है, इन दोनों के बीच में एडजस्ट होकर के उसे चलना चाहिए। मानव को क्या करना चाहिए, कुछ भी कार्य करने से पहले रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, और तब जा कर के उसे क्या करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो इस तरह के निश्चयवाद को उन्होंने क्या नाम दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। क्या नाम दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद का उसने इसे नाम दिया। कि पहले आप रुको, देखो कि प्रकृति आपको कुछ करने की आज्ञा दे रही है या नहीं दे रही है। अगर आपको प्रकृति आज्ञा नहीं देती है तो आपको वो कार्य, आपको वो जो विकास, डेवलपमेंट जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। और ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ पर नेचर को एज ए ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी। ट्रैफिक पुलिस बताया। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि भाई साहब नेचर नहीं है, नेचर क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जैसे मान लो ये चौराहा है, यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, ट्रैफिक वाली जो लाइट है वो लगी हुई है। ट्रैफिक लाइट्स की बात कर लो, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक लाइट्स, आपको पता है कौन कौन सी लाइट्स होती है। आप इधर से आ रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाला या ट्रैफिक लाइट वाला क्या करता है, आपको रोक लेता है। आपका जो लक्ष्य है वो यहाँ आना है, आपको उसने इधर से भेज दिया। अब आप क्या करोगे, अपना लक्ष्य थोड़ा ना भूल जाओगे, आप क्या करोगे, दूसरे रास्ते से अपने लक्ष्य पर पहुँच जाओगे। ठीक है, यही कहा है ग्रिफिथ टेलर ने कि जो नेचर होती है वो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह होती है। वो आपको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए रोकती नहीं है, वो आपको ये कहती है कि आप जो रास्ता अपना रहे हैं ना, वो रास्ता गलत है। आप इसी कार्य को करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाइए ताकि आप लोगों को आगे जा कर के नुकसान ना हो। ठीक है, आई बात समझ में। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है आपको डाइवर्ट करना कि आगे कार्य चल रहा है, कृपया गति धीमी रखें, या फिर दूसरा रास्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं। बस नेचर भी यही करती है कि जब भी आप कोई विकास का कार्य करते हैं, तो नेचर आपको एक अलार्म देती है। अगर यहाँ पर लाल बत्ती नेचर के द्वारा दिखाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं ना वो गलत है, इससे आगे जा कर के आपको नुकसान होगा। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस काम को रोक दीजिए, यहीं पर रुक जाइए। ठीक है, और अगर उसने पीली बत्ती दे दी, नेचर ने पीली बत्ती का साइन दे दिया, इसका मतलब ये है कि आप ना तैयार रहो आगे जाने के लिए, और हरी बत्ती का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं। जैसे हरी झंडी का मतलब होता है ना कि हाँ हरी झंडी दिखा दी, मतलब उसे रवाना कर दिया। सिंपल सी बात है, इंसान को कुछ भी डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए पहले रुकना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि मेरे करने से क्या हो रहा है, और फिर उसे अल्टरनेट रास्ता अपना करके तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करके और फिर अपने कार्य को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ना ही तो प्रकृति पूरी तरीके से प्रभावित होगी और ना ही पूरी तरीके से मानव प्रभावित होगा, काम भी हो जाएगा और प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन वर्तमान का जो मनुष्य है वो ये सब चीज़ भूल गया है। आप लोगों ने देखा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला मोर वगैरह जो थे, इससे के बाद में जयपुर के जो जंगल थे वो काटे जा रहे थे, वो आप लोगों ने देखा। इंसान भूल गया है कि उसे करना क्या चाहिए। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट भी आप लोग देख रहे हो। तो ये थी आप लोगों की रुको और जाओ की संकल्पना। सिंपल सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट दर्शाता है कि न तो यहाँ पर नेसेसिटीज़ की कंडीशन है, और ना ही यहाँ पर फिक्स फ्रीडम है, ना ही तो यहाँ पर आवश्यकता है, ना ही तो यहाँ पर नितांत आवश्यकता में से कह सकते हैं कि भाई साहब हमें करना ही है। ना ही तो यहाँ पर नितांत आवश्यक है और ना ही यहाँ पर नितांत फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रकृति आपको दास बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र रहे।
आपको कंट्रोल में लेकर के कुछ एक नेचर लिमिट्स निर्धारित करती है। नेचर क्या करती है? लिमिट्स निर्धारित करती है, और इन्हीं लिमिट्स के अंदर रह करके आपको कार्य करना पड़ेगा। और अगर आप ये लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो भाई साहब आपको इन फ्यूचर नुकसान भुगतने पड़ेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं, पंजाब में बाढ़ आ रही है इस टाइम पर, चंडीगढ़, इसके अलावा गुरुग्राम की तो हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम पर। गुरुग्राम में से भाई साहब गुरुग्राम एक तरह से दलदली क्षेत्र हुआ करता था पहले, जहाँ पर बड़े बड़े पानी की सागर बने हुए थे, और उसको सुखा करके ये गुरुग्राम बनाया गया है यहाँ पर। और अब आप लोग देख रहे हो सड़कों पर पानी भरा। भाई साहब पानी है, पानी अपना रास्ता 100 साल के बाद में भी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब जब मनुष्य प्रकृति की रेड लाइट की अवहेलना करेगा तब उसका क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर की क्लास। यहाँ पर कुछ एक हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के कुछ एक सिद्धांत हैं। ह्यूमन जियोग्राफी के सिद्धांत है जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो दिया था वो किसने दिया था? आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या ये जीन ब्रुन्स ने दिया था? इसके अलावा एक है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी ये किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। ब्लाश ने, ठीक है। इस तरह के कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए गए थे। इसके अलावा एक है प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ये आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट ये किसने दिया था? ये दो तो मैंने बता दिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जिन ये कंफर्म कीजिएगा आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी ब्लाश, ये तो कंफर्म है। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट ये किसने दिया था? तो यह आप लोगों की आज की क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि यस सर, मैंने पूरी क्लास देखी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी इस तरह से ही क्लासें आती रहे, और आगे आने वाली क्लासेस इस तरीके की होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जय हिंद।